अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने यूट्यूब चैनल बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठता है कि वक्त का काजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अदालत में बैठकर अदालती उमूर चलाएगा, अवाम को इंसाफ देगा या यूट्यूब चैनल चलाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुमलकत खुदादाद में आइन मोम की गुड़िया है जो जरा सी तपिश से पिघल जाती है। आज केपी में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। सेनेट इंतखाबात मुलतवी करके इस्टेब्लिशमेंट ने क्या बारीक वारदात डाली है, यह मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। उसके बाद उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर तो नामजद कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मादर पिदर आजाद छोड़ दिया गया है। इसकी बुनियादी वजह क्या है और आने वाले दिनों में कौन नकब लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, यह मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत अडयाला जेल में होने जा रही है और गाड़ियां जोक दर जोक प्रोटोकॉल के अंदाज में 25-30 गाड़ियां आज अडयाला जेल में किस शख्सियत को लेकर पहुंची, ये मामला भी टेकअप करेंगे। और कल जो बड़ी समाअत होने जा रही है इसका एक खाका पेश करने की कोशिश भी करेंगे। और साथ आपको ये भी बता दें कि लाहौर के अंदर एक पोश एरिया है जहां पर 350 अरब की जमीन सिर्फ 50 अरब रुपए में बेच दी गई है। ये बेचने वाला कौन है और बेचकर किसको फायदा पहुंचाया गया है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। आज ही केपी के मेंबर इलेक्शन कमीशन शमशाद खान साहब ने यह अहकाम जारी किए कि केपी असेंबली के अंदर सेनेट इंतखाब नहीं होगा। कभी इम्कानात यही थे कि सेनेट का इंतखाब अगर केपी के अंदर होता और मखसूस नशस्तों के बगैर होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फायदा पहुंचने का अंदेशा था। और फायदा इस सूरत में था कि केपी की 11 नशस्तों के ऊपर सेनेट इंतखाब होना है। अगर मखसूस नशस्तों के ऊपर हल्फ नहीं लिया जाता, जो कि नहीं लिया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 11 में से 10 नशस्तें मिल जाती। लेकिन अब ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशस्तें मिल रही है, ना ही पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की थी कि सेनेट इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, उन्हें नशस्तें मिल रही हैं। लेकिन हर सूरत ये कोशिश की जा रही है कि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में कुल मिलाकर 2/3 मेजॉरिटी मुकम्मल की जा सके। ये 2/3 अक्सरियत लेने का ख्वाब इसलिए है कि आइन में वो चेपियां लगानी है, वो तरामीम करनी मकसूद है कि जो आज तक मुल्क की सियासी तारीख के अंदर नहीं हो सकी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट के अंदर इतनी नशस्तें मिल जाती हैं जिसकी वो हकदार है, तो जो इत्तेहादी हुकूमत करना चाह रही है शायद वो करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 218 का हवाला दिया, इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया और ये कहा कि आईनी और कानूनी एतबार से अभी क्योंकि हाउस पूरा नहीं है और हाउस नामुकम्मल है, इस वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। यहां पर आइन को रेफर किया जा रहा है। तो सवाल सादा सा ये है कि उस वक्त आइन कहां था जब पंजाब में इंतखाब नहीं कराया गया? उस वक्त आइन कहां था जब केपी में इंतखाब नहीं हुआ? उस वक्त आइन कहां था जब केयर टेकर काबीना में मौजूद लोग आके कोई वजीर बन जाता है, कोई मुशीर बन जाता है? सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, बलूचिस्तान में हमने देखा सरफराज मुफ्ती साहब जो पहले केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो अलहदा होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं, फिर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बन जाते हैं। तो उस वक्त आइन क्या कहता है? 63A वाला मामला, उसके ऊपर आइन क्या कहता है? तो आइन असल में मोम की गुड़िया है जो जरा सी तपिश से पिघल जाती है, जिसका जहां दिल करता है वो आइन को मोल्ड कर लेता है। और यही इस मामले के अंदर भी हो रहा है। यानी अब केपी के अंदर सेनेट इलेक्शन नहीं कराए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिस तरह बल्ले का इंतखाबी निशान ना देकर महरूम किया गया था, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक कॉर्नर्ड करने की कोशिश 13 जनवरी के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा का डिसीजन था, उसके बाद फॉर्म 45 के मामले में जो कुछ हुआ, 8 फरवरी का इंतखाब अलहदा और 9 फरवरी के इंतखाबी नताइज अलहदा से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक सेटबैक तो है। लेकिन स्पीकर केपी असेंबली भी डटे हुए हैं। कल तक उन्होंने कहा कि वो मखसूस नशस्तों के ऊपर हल्फ नहीं लेंगे। ये मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, जिसको माले गनीमत समझ के पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने ये कहा, नहीं हुआ। अब अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने बड़ा डिसीजन लिया और सेनेट का इंतखाब केपी के अंदर मुलतवी कर दिया गया है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहानी तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि आज नेशनल असेंबली के अंदर
कुफर टूटा खुदा खुदा करके उमर अयूब साहब को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है। लेकिन जो बारीक वारदात है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तस्लीम तो किया गया टू दैट एक्सटेंट कि उसका पार्लिमानी लीडर नॉमिनेट हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जितने मेंबरान कौमी असम्बली हैं उन सबको आजाद तस्वुर किया जाएगा। वो सब आजाद होंगे, यानी उनके ऊपर आर्टिकल 63A जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक होती है वो लागू नहीं होगी। यानी कोई किसी भी वक्त अगर फ्लोर क्रॉस करना चाहता है तो ना तो उसकी रुकनीत मुअत्तल होगी, ना ही वो डी सीट होगा, और ना ही ये होगा कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो इस मामले में क्लियर इंटेंशन ये दिखाई देती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, एस्टैब्लिशमेंट जब चाहेगी, जिसे चाहेगी, वो फ्लोर क्रॉस करा के किसी भी पार्टी के अंदर इंक्लूड करा देगी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कराना चाहे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कराना चाहे। और जाहिर है फिर बोलियां लगती हैं, नोटों की बोरियां खुलती हैं। सेनेट इलेक्शन में तो जो कुछ होता है वो सबने देखा है, लेकिन आने वाले दिनों में एक राह हमवार की जा रही है, रास्ता तलाश किया जा रहा है कि लोगों को तोड़ तोड़ के ट्रेरी बेंचेस के ऊपर बिठाया जाए और उसके एवज या तो डराया धमकाया जाता है या पैसे वैसे ऑफर किए जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें ये करना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने ये किया उन्होंने इलेक्शंस के अंदर अपना जो किस्मत है वो देख ली कि जिसने इमरान खान साहब को छोड़ा है अल्टीमेटली उसको ही हैड टू पे द पेनल्टी, उसको ही हैड टू फेस द म्यूजिक। और यही कुछ हुआ इलेक्शंस के अंदर, और अल्टीमेटली अब लोगों की वफादारियां तब्दील करना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज सहाफियों को हिरासा करने के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो बेंच, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी मौजूद है, वो समाअत कर रहा है, जिसमें पहले मतीउल्लाह जान को वो जिसको कहते हैं ना कि स्नब किया गया, वो रोस्टम के ऊपर आए, बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज हामिद मीर साहब की दरखास्त आई तो उसके ऊपर कहा गया कि सिग्नेचर्स मौजूद नहीं है, जाइए दस्तखत करा के लाए। असद तूर के साथ जो कुछ हुआ नहीं सुना गया, वो एक अलहदा मामला है। आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कह दिया है कि उन्हें तो सहाफी भी अच्छे नहीं मिले, उन्हें तो मीडिया भी अच्छा नहीं मिला। ये वही जस्टिस काजी फायज ईसा है कि जिस वक्त ये चैम्बर वर्क करते थे, जिस वक्त ये बेंचेस का हिस्सा नहीं होते थे बदियाल साहब के दौर के अंदर, तो उस वक्त सहाफियों के जरिए से खबरें लीक कराई जाती थी। उस वक्त का मीडिया बहुत अच्छा मीडिया था, उस वक्त खबरें बहुत अच्छी लग रही थी। वो इसलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज जस्टिस काजी फायज जब वो सीनियर प्यूनी जज थे तो उस वक्त का मीडिया उनके हक में खबरें लगा रहा था, लेकिन आज के मीडिया से उन्हें बहुत शिकवा है कि आज का मीडिया उनके हक में कोई खबर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और इसी शिकवे का, इसी गिले का इजहार उन्होंने कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर समाअत के दौरान किया है। और वो कहने लगे कि उस रोज मेरी अहलिया, जब मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात की तो मेरी अहलिया उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन खबर ये चलाई गई कि चीफ जस्टिस की अहलिया भी उस मुलाकात में मौजूद थी। भला बताइए कि किसी भी चीफ जस्टिस की अहलिया किसी ऑफिशियल मीटिंग में मौजूद होती है? तो इस पर उन्होंने गिले और शिकवे का इजहार करते हुए कहा कि लगता है कि अब हमें भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, हम भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उसमें हकीकी खबरें बताएंगे। अब सवाल यह है कि अभी तो शायद मेरा ख्याल है कि काजी फायज ईसा साहब का जी भरा नहीं है जो लाइव नशरियात दिखाई जाती हैं, लाइव टेलीकास्ट होती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हियरिंग कर रहे होते हैं तो उनको दिखाया जा रहा हो, तो उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी अहलिया देखकर क्या कहती हैं। आज आप ठीक लग रहे थे, आज ठीक नहीं लगे। ये तबसरा खुद किया उन्होंने, ये अपने कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है और काजी साहब ये तबसरा कर रहा है। और खुद नुमाई का भी बहुत ज्यादा शौक है। अगर तौहीन अदालत ना लगे तो मुझे कहने दीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जिस वक्त वो सीनियर प्यूनी जज थे, लिफ्ट नहीं थी बंदयाल साहब की तरफ से, तो उस वक्त भी मीडिया पे रहने का शौक था, खबरों का शौक था। और आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो उस वक्त भी वो चाहते हैं कि मीडिया उन पे फोकस किए रखे, और अब वो चाहते हैं कि अगर मीडिया उनको फोकस नहीं करेगा तो अपना यूट्यूब चैनल बना लेंगे। अब वक्त का काजी है, क्या वो अदालती उमूर निपटाएगा? जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है अदालत के अंदर, और हमारी जुडिशरी 137वें नंबर पे है, क्या जुडिशरी को ठीक करना, किबला दुरुस्त करना आपका काम है, या फिर सहाफत में इंटरवीन करना, सहाफियों को सहाफत सिखाना अपना काम है? तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जिसकी जो डोमेन है उसमें काम करे तो शायद बहुत ज्यादा बेहतर है। काजी फायज ईसा साहब अगर वो कोई जर्नलिज्म सिखाने लगेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या यूट्यूब के जरिए से वैसा काम करने का इरादा रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी डोमेन नहीं है और उनको अपनी डोमेन में रह के अपना काम करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलकादा ट्रस्ट केस के अंदर आज बुशरा बीबी को अडयाला जेल पेश किया गया। बनीगाला से अडयाला आई तो गाड़ियों का जो काफिला है फौज जफर मौज वो पहुंचा और ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंतहाई मतलूब को दहशतगर्द अडयाला जेल में लाया जा रहा है। तो पता चला, मालूम पड़ा कि ये तो बुशरा बीबी हैं जिनको बनीगाला से अडयाला मुंतकिल किया गया है। खबर ये भी चली कि अल्टीमेटली बनीगाला से
अडियाला शिफ्ट कर दिया गया बुशरा बीबी को, लेकिन नहीं, अलकादिर ट्रस्ट केस के सिलसिले में वो पेश हुई हैं। अब ये वो केस है जिसमें प्रोसिक्यूशन पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि तोशाखाना केस कल मुअत्तल हुआ, साइफर केस की अपीलें भी आज लगी हुई हैं। आज 1 बजे से 4 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी होनी है, और कभी इम्कानात है कि इसके अंदर भी वही होगा जो तोशाखाना केस के अंदर हुआ था। अल्टीमेटली अगर ये अपीलें मेरिट पर सुनी जाएगी तो दो ही रास्ते हैं, या तो केस खत्म हो जाएगा या फिर इसको रिमांड बैक कर दिया जाएगा दोबारा ट्रायल कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट दोबारा से इस सारे मामले को देखे। और मैं फिर आपको बता दूं कि कल बड़ी समाअत होने जा रही है, और कल की बड़ी समाअत के अंदर 2 जजेस के ऊपर प्रेशर है कि वो रिक्यूज करें, बेंच से अलहदा हो, और काफी हद तक इम्कानात मौजूद है कि कल का बेंच भी टूट सकता है। इन लास्टली, वॉल्टन एयरपोर्ट की जो जमीन है, अब उसकी कंट्रोवर्सी उभर रही है कि 350 अरब की जमीन 50 अरब रुपए में फरोख्त कर दी गई है, और फिर कुछ ज़रई जमीन है मुरीदके के अंदर जिसके इक्विवेलेंट असल में वो जिसे कहते हैं ना बार्टर करना, वो बार्टर किया गया है। और इतनी महंगी जमीन जो लाहौर के जिसे कहना चाहिए कि मरकज में मौजूद है, उस जमीन को जो 350 अरब रुपए की जिसकी लागत है, जिसकी वैल्यूएशन 350 बिलियन है, उसको 50 अरब रुपए में फरोख्त कर दिया गया है। और जाहिर है इसमें भी जो खरीदने वाले हैं वो पार्टीज हैं जिनकी नजर पाकिस्तान के असासों के ऊपर है, वो जिनको हम बरादर इस्लामी ममालिक कहते हैं, जो मिडल ईस्ट की तरफ हम देखते हैं। अल्टीमेटली वही लोग जो आपकी कराची टर्मिनल नंबर 1 से नंबर 6 तक खरीद लेते हैं, वही आपकी जो महंगी तरीन जमीनें हैं। आपको याद होगा ना, चंद रोज पहले मैंने आपको मिस्र की एग्जांपल दी थी कि मिस्र किस तरह से डेट डिफॉल्ट कर रहा है, क्राइसिस के अंदर मौजूद है, आईएमएफ का पैकेज लेने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर यूएई के शेख साहब ने जाके वो खरीद लिया है, और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर जो जमीन खरीदी गई है। बिल्कुल वही काम और तरीका वारदात अब लाहौर की इस वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर भी हो रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो मौसूल नहीं होती है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।